हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का दूसरा सीरीज़ है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी क्वेश्चन सीरीज हमने लाया है वो आपको सीयूटी, पीजी, सीनेट, जेआरएफ और जितने भी कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के एग्ज़ाम हैं, सब में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपकी तैयारी को और अच्छा करेगा। तो चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में भी आपको बोल दें कि विच इज़ द फॉलोइंग साइट इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो आपके ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन में आपके फर्स्ट है अजंता, बाग, भीमबेटका, अमरावती। तो इसमें जो पहला आपको बता दें कि इसका जो आंसर है वो भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है? आपका एमपी में है। एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा जो है कि सर्वाधिक चित्र मिले हैं। सर्वाधिक चित्र जो भी प्रागैतिहासिक से लेकर मध्य पाषाण काल तक के यहाँ पे चित्र मिले हैं। मध्य पाषाण काल के यहाँ चित्र मिले हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे अजंता। अजंता के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है ये। महाराष्ट्र के औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में पड़ता है। और ये यूनेस्को साइट में भी शामिल कर दिया गया है। इसमें इससे बौद्ध धर्म के बहुत सारी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के बहुत सारे चित्र इस गुफा में उकेरे गए हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इससे काफ़ी सारी हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी अगर देखें तो बाघ की गुफा है। ये भी जो है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी प्राचीन यहाँ पे भित्ति चित्र मिलते हैं। ये आपका जो है कि एमपी में ये भी लोकेटेड है, एमपी के धार जिले में। ठीक है, धार जिले में एक शहर है बाग, वहीं पे ये है बाग शहर में ये लोकेटेड है। और यहाँ से भी बहुत सारे चट्टान मिले। यहाँ पे भी कुल 9 समूह है, गुफाओं के कुल 9 समूह है, यानी कि 9 गुफा है यहाँ पे। यहाँ पे अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं मिलेंगी अजंता में। दूसरा देखेंगे अमरावती। तो अमरावती एक स्तूप है और सातवाहन काल में जब आप एंशिएंट में सातवाहन पीरियड पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा होगी। तो यहीं से ये फेमस होने लगा था धीरे धीरे। और अब ये बौद्ध का काफ़ी अच्छा केंद्र बन गया है और बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी इससे मिलती है। ये जो है कि जो अमरावती है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। इसकी लोकेशन आपको बता दें, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के ये आपके वलनाडु जिले। ठीक है, वलनाडु जिला में है ये। और बौद्ध स्तूपों के लिए इसकी खोज देखेंगे, अमरावती की खोज। तो इसकी खोज एक ब्रिटिश यानी कि विदेशी इतिहासकार कॉलिन कॉलिन मैकेंजी ने की थी। मैकेंजी ने की थी 1757 में। ठीक, तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो आज आपका क्वेश्चन है, इसका देखिए काफ़ी डिटेल में आंसर भी दिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे। आप देखिए, इसका आंसर आपका सी है। दूसरा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। आपको हमने पहले ही बताया कि यहाँ प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसमें स्टोन एज आपका आता है। हिस्ट्री को आप देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक, उसमें जो प्री हिस्ट्री है उसी में उसी काल के जो है कि बहुत सारे चित्र भीमबेटका से मिलते हैं। और इसकी खोज 1957 में किसने की थी? विष्णुधर वाकनकर ने की थी। इससे कुल 642 गुफाएं मिली हैं भीमबेटका से, जिसमें 400 में चित्रों का अंकन है। बहुत सारे चित्र नष्ट भी हो गए, लेकिन कुछ कुछ चित्र अभी भी अवेलेबल हैं, जिसे बहुत सारे अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं। इसमें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा प्राचीन चित्र उन्हें माने गए हैं जिसमें नीले रंग का, ब्लू कलर का यूज जिसमें हुआ है, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है कि पुराना माना गया है। इन चित्रों का निर्माण उच्च पुरापाषाण काल से लेके कहाँ तक मिलता है? मध्य पाषाण काल से। यानी भीमबेटका में आप देखेंगे तो पैलियोलिथिक एज से लेके मेसोलिथिक एज तक के हमें सारे चित्र मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आपका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट saw the भीमबेटका caves and discovered the prehistoric significance of its rock paintings? तो इसमें आपका ऑप्शन देख रहे होंगे माधव स्वरूप वत्स, वी.एस. वाडकर, एडी संकालिया, वी.एन. मिश्रा। ठीक है, तो आपके जो माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने जो है कि हड़प्पा की खुदाई की थी। हड़प्पा की खुदाई की थी 1926 में। दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, लेकिन इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। और ये भी एक पुरातत्ववेदा है, पुरातत्वविद है, और इन्होंने बहुत सारी खोज की है, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। दूसरा आप देखेंगे वी.एस. वाकड़कर। ठीक, वी.एस. वाकड़कर, तो इन्होंने ही जो है कि इसका आंसर आपका वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका को खोजा था और इन्होंने इसका जो इतिहास है उसको उजागर किया था। तीसरा आप देखेंगे एच.डी. सांकालिया, काफ़ी फेमस पुरातत्वविद है, ये भी एक पुरातत्वविद है और इन्होंने बहुत सारी खोज की है। इसी खोज इनका पूरा नाम एच.डी. सांकालिया हंसमुख धीरज लाल है, धीरज लाल। और इन्होंने जो है कि दक्षिण में या फिर दक्कन कह ले, दक्कन में जो पूरा पाषाण काल की खोज की थी। दक्कन में जो स्टोन एज चल रहा था उसमें जो पूरा पाषाण काल था उसकी खोज एच.डी. शंकालिया ने की थी। इन्होंने और भी बहुत सारी खोज की है, पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे वी.एन. मिश्रा। वी.एन. मिश्रा के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान जाते हैं। इनका पूरा नाम वीरेंद्र नाथ मिश्रा है और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं पूरा पाषाण नवपाषाण आदि पे। और इन्होंने भीमबेटका की खुदाई की थी। जो भीमबेटका पूरा खोजा था वी.एस. वाकड़कर ने, और भीमबेटका की खुदाई किसने की थी? तो इन्होंने की थी। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि सोल्यूशन है क्वेश्चन का। इसका आंसर आपका 2 था, मतलब बी था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। ठीक है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये 1957 में विष्णु धर वाकड़कर ने इसे खोजा था। और ये जो भीमबेटका स्थल है इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया चित्रों के माध्यम से, जिसमें हम लोग देखेंगे कला है, कर्मकांड है, नाटकीय रूप में इसको दर्शाया गया। और ये सभा कक्ष गुफा में ये सारी चित्र हमें देखने को मिलती है। इसे ऑडिटोरियम केव भी कहते हैं। और ये जो सभा कक्ष है वो 25 इसमें जो है 25 मीटर लंबी सुरंग, 3 द्वार वाला कक्ष और तथा एशुलियन चरण की पत्थर की दीवार के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, जिसमें आपको हम लोग देखेंगे बहुत सारे चित्र मिलते हैं, जिसमें कर्मकांड होते हैं, कला होते हैं। इसमें एक सुरंग भी मिली है, 3 द्वारा कक्ष भी मिला है और कुछ पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच रॉक शेल्टर इन इंडिया हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग्स बीन फाउंड? तो आपका ऑप्शन है घगरिया, भीमबेटका, लेखिया, आदमगढ़। भारत की किस जगह से सबसे ज़्यादा जो है कि शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो इसमें आपके देखिए ऑप्शन दिख रहा है घगरिया, भीमबेटका, लेखिया, आदमगढ़। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। इसका आंसर आपका भीमबेटका होगा। भीमबेटका से ही सबसे ज़्यादा आपके शिलाचित्र प्राप्त हुए। कितने हुए? 600 प्राप्त हुए, जिसमें से 642 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपके 642 और 400 में जो है कि चित्र है। ठीक है, 400 इसमें सर्वाधिक चित्र ही है। या दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपके घगरिया। ठीक, तो घगरिया आपका जो है कि उत्तराखंड के, ये भी एक पुरातात्विक स्थल है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है और यहाँ से भी कई सारे पुरातात्विक स्थल और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेखैया आपके यूपी के मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में, यहाँ काफ़ी वी.एच.ओ से काफ़ी पास है। बहुत सारे बच्चे जो ए.आई.एस.सी से पढ़ते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है ए.आई.एस.सी डिपार्टमेंट, वहाँ से बहुत सारे बच्चों को ले भी जाया जाता है और उन्हें वहाँ सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं उनके डिपार्टमेंट में। तो ये यूपी मिर्जापुर में पड़ता है, विंध्य क्षेत्र के करीब है। विंध्याचल जो पहाड़ी है उसके पास ही। और यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल, सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल यहीं से लिखैया से मिले हैं। यहाँ से भी पहाड़ों से चित्र मिले हैं। और लगभग 27 के नंबर में
अप्रॉक्स, ये लगभग में है। इतने जो है कि यहाँ पे मानव कंकाल मिले हैं। दूसरा देखेंगे आदमगढ़। अगर इससे पहले वाला आपने पीवाईक्यू सेशन देखा है तो इस पे आदमगढ़ पे काफ़ी बात हुआ है, और इससे यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमें। आदमगढ़ से कहाँ पे ये है, तो एमपी में है आदमगढ़, और ये एक मध्य पाषाणिक स्थल है, यानी मध्य पाषाण काल का स्थल है, और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि देखिए भीमबेटका में महिलाओं को, जो भीमबेटका है वहाँ से महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए, आपको हमने बताया कि वहाँ से ये जो भी कर्मकांड है मानव जीवन के उसे दर्शाया गया है, कला दिखाया गया है, नाटकों को प्रदर्शित किया गया है। तो उसमें से ही देखेंगे कुछ चित्रों के बारे में। तो इसमें महिलाओं को जो है कि वो लोग जो चक्की पीसती थी पुराने ज़माने में, वो दर्शाया गया है। समूह में भोजन करते हुए दर्शाया गया है कि सब लोग फैमिली एक साथ या फिर लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कुषाण, ठीक है, कुषाण से गुप्ता, ठीक है, कुषाणा डायनेस्टी से लेकर गुप्ता डायनेस्टी तक के अभिलेख भी हमें मिलते हैं, जो कि ब्राह्मणी अक्षर में है, ब्राह्मी अक्षरों में है। दूसरा हम देखेंगे अंत्योष्टि, यानी कि फनरल, ठीक है, फनरल इज फाउंड फ्रॉम भीमबेटका। यहाँ से अंत्येष्टि का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ से हमें बराह का चित्र और गणेश का, ठीक है, गॉड गणेश का भी यहाँ पे हमें चित्रांकन मिलता है, चित्र मिलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे भीमबेटका से परिवर्ती एशुलियन से मध्यकाल तक के कुल 7 कालों के विकास का एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक क्रम दिखता है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ भीमबेटका से हमें पैलियोलिथिक यानी कि स्टोन एज से लेकर मेसोलिथिक मध्यकाल तक के कुल एजों का हमें, कुल 7 कालों का हमें ये यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, सांस्कृतिक क्रम दिखता है, और बहुत सारे एविडेंस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है गौरिक मृदभांड या फिर ओसीपी, ठीक है, ऑर्कर पॉटरी, ठीक है, ऑर्कर पॉटरी का नामकरण हुआ था, यानी कि जो ओसीपी है उसका नामकरण कहाँ पे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, ठीक, ओसीपी का नामकरण आपका कहाँ हुआ था, तो इसका नामकरण आपका हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। जो ये गौरिक भांड है इसकी खोज बीबी लाल ने की थी, एक इतिहासकार भी कह सकते हैं और एक पुरातत्व भी कहते हैं। इन्होंने इसे गंगा घाटी के क्षेत्र में खोजा था, और इसका नामकरण भी किया था, इन्होंने इसकी खोज भी की थी, ठीक है, हस्तिनापुर क्षेत्र में। इसका डिस्क्रिप्शन है गौरिक मृदभांड या फिर इसे कपिश मृदभांड भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, ऑर्कर या फिर कपिशा पॉटरी वाज डिस्कवर्ड इन 1950 बाय बीबी लाल इन गंगा वैली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ओशीपी है उसका नामकरण जो है कि बीबी लाल ने किया था गंगा घाटी में बिशौली या फिर बदायूं, बिशौली था बदायूं तथा राजपुरपुरम बिजनौर में की थी, यानी कि ये जो क्षेत्र से इन्हें ओशीपी की मृदभांड मिले थे वहां पे इन्होंने इसकी नामकरण की थी, इनकी खोज की थी, ठीक, 1950 ईस्वी में। दूसरा देखेंगे इन्होंने हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया था और इसे खोजा था इन 2 जगहों पे, गणेश्वर, ये सारे जो है कि आपको हम लोग देखेंगे यहाँ से हमें काफ़ी मृदभांड भी मिले हैं, ताम पाषाणिक स्थल भी मिले हैं। तो ये सारे बहुत सारे ये जो क्षेत्र है अलग जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाते हैं। जो गणेश्वर है यहाँ से कई सारे तांबे के भी अवशेष मिले हैं, और ये राजस्थान में है, जोधपुरा, नो, जालंधर के निकट कटपालो, झिंझाना, साईपाई, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, लाल किला, बुलंदशहर तथा हरिद्वार के पास बहादुरबाद एवं अम्बाखेड़ी से ओशीपी के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो कभी कभी साइट्स पूछ देता है कि किन किन साइट से हमें ओशीपी जो है कि पोल्ट्री मिली है, तो ये बहुत सारे साइट्स है यहाँ से हमें ओशीपी पोल्ट्री मिलती है। साइट पूछ देगा कि ये कहाँ लोकेटेड है, जैसे गणेश्वर है तो ये कहाँ पे है, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। इलाहाबाद में जो है श्रृंगवेरपुर, यहाँ से भी हमें इस मृदभांडों के बारे में काफ़ी डिटेल से जो है कि जानने को मिलता है, और बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, यानी कि जब आप हम देखेंगे कि जब मानव को दफनाया जाता था तो उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया गया, ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं। तो इसमें देखिए ब्रह्मगिरी है, बुरजहोम है, चिरांद है, मास्की है। तो पहले ब्रह्मगिरी के बारे में जानते हैं कि ये जो ब्रह्मगिरी है आपका, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, और ये एक महापाषाणिक स्थल है, एक मिनट,
कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। और ये एक महापाषाणिक स्थल है, महापाषाण काल का स्थल है। इसे मेगालिथिक साइट्स भी बोलते हैं। मेगालिथिक इंग्लिश में, मेगा का मतलब बड़ा होता है, लिथिक मतलब पत्थर होता है, यानी कि महा मतलब बहुत बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य मिले। और इन महापाषाण काल में वो जो है कि शवों को दफनाया जाता था, यानी पत्थरों के अंदर शवों को दफनाया जाता था, और इसके साक्ष्य मिले, इसे इन्हें महापाषाण काल कहते हैं। और ये कर्नाटक में स्थित है। दूसरा बुर्ज, इसका आंसर आपका बुर्ज है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसमें मिलता है। और यहीं से हमें मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। और जो है कि यहाँ से हमें देखेंगे कि जब सावधान मतलब शव को दफनाया जा रहा था, तो वहाँ पे उनके साथ कुत्तों को या फिर देखेंगे कि पशुओं को, इन सब के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे हिरण के साक्ष्य मिले, शाकिन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मानव श्रद्धान के साथ ये साक्ष्य मिले। चिरांद, दूसरा हम लोग देखेंगे चिरांद। तो ये चिरांद आपका बिहार, बिहार काफ़ी फेमस है, यूपी का पड़ोसी बिहार आपका, ये सारण जिले में है, सारण जिले में पड़ता है चिरान। और ये मध्य पाषाण काल से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे चिरान से, तो मध्य पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण, नव पाषाण, और यहाँ तक कि आपको देखेंगे कि पाल वंश, आइए हम जब हिस्ट्री शुरू करेंगे पाल वंश, यहाँ तक के इतिहास की हमें काफ़ी सारी जानकारी इस चिरांद स्थल से मिलती है। और बहुत सारे साक्ष्यों का समूह है यहाँ पे, बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं। इसे भारतीय नव मतलब भारत में इसे नवपाषाण का जो है कि उगता सूरज भी कहते हैं, नवपाषाण संस्कृति का उगता सूरज भी इसे कहा जाता है। या नवपाषाण कालीन के बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। मास्की काफ़ी फेमस प्लेस है, आप इसको जब अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी बार इसके नाम सुनेंगे। और ऐसे भी अगर साइट्स की बात करें तो मास्की से बहुत सारे साइट्स भी मिले हैं। ये आपके कर्नाटक, तो इसकी प्लेस बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइट्स आपकी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ से अशोक के इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत जो है कि नाम भी मिलते हैं। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम के चार शिलालेख हैं, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं। इसमें मास्की भी है, गुर्जरा है, ठीक है, और उसके बाद उद्गोलम है, और एक है निट्टूर है। तो ये सारे स्थल हैं जहाँ पे अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं। मास्की भी उनमें से एक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका जो है कि सोल्यूशन है कि नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जों, आपको ने बताया गड्ढा घर एवं मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिलता है, यानी कि तो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके लोग उसमें रहते थे, और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। इस गड्ढा घर में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे साक्ष्य आपके बुर्जों से मिले, और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु समाधियाँ, पशु समाधि यानी कि कुत्ते के, भेड़िए के, शाकिन के, इनके भी साक्ष्य हमें बुर्जोम से मिलते हैं। और ये काफ़ी एक देखेंगे तो विशेषता भी है एक बुर्जोम की। यहाँ से जो है कि कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र में आपको 5 कुत्तों को मृगशिम के साथ दफनाया भी मिलेगा, कि 5 कुत्तों को एक हिरण के साथ दफनाया गया है, इसके भी साक्ष्य हमें बुर्जोम से मिलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्तावास के साक्ष्य, गर्तावास कह लीजिए या फिर गड्ढा घर कह लीजिए, सारा सेम है, ठीक है। तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, बुर्जोम से मिले हैं। कोल्डियावा के बारे में बता दें कि कोल्डियावा जो है आपका कहाँ पे है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयागराज, ठीक है, यूपी में पड़ता है। यूपी के प्रयागराज में ये कोल्डियावा है, ठीक है। और यहाँ से हमें बेलन घाटी में, बेलन नदी घाटी के किनारे ये स्थित है, बेलन घाटी में स्थित है। और यहीं से नवपाषाणिक स्थल भी है, ये एक नवपाषाण कालीन है स्थल है। और यहाँ से हमें चावल की खेती का पहला उदाहरण यहीं से हमें मिलता है, चावल की खेती का उदाहरण, ठीक है। पहला साक्ष्य हमें कोल्डियावा से मिलता है, और काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके कि चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कोल्डियावा से मिलता है। ब्रह्मगिरी के बारे में आपको बताया है कि ये भी एक जो है कि पुरातात्विक स्थल है, कर्नाटक में है। और यहाँ से हमें आपका महापाषाणिक संस्कृति और भी बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। शंगन कल्लू के बारे में आपको बता दें कि ये भी आपके कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी भी आपके कर्नाटक में है, और शंगन कल्लू भी आपका कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है, बेल्लारी जिले में स्थित
स्थित है। और यहाँ से हम देखेंगे नवपाषाण काल से लेके ताम्रपाषाण काल तक की हमें साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से बहुत सारे इतिहास जानने को मिलता है। यहाँ से हमें राख के टीले भी मिले हैं, राख के टीले भी मिले हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं किन किन स्थलों से हमें राख का टीला मिलता है। तो पहले वाले PYQ सेशन में भी इसकी बात हुई थी और इस सेशन में भी देखेंगे। तो इस सेशन में पिकली हाल भी हो गया, संगन कल्लू, यहाँ से हमें जो कि बूदी हाल हो गया, यहाँ से हमें क्या मिले, राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। इसका जो है कि सोल्यूशन है आपको हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्जों में यहाँ से गुफकराल मिले हैं, यानी कि गड्ढे के में घर बना के रहने के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे आपको हमने बताया कि आवासीय गड्ढों में चिड़िया भी बनी रहती हैं। यहाँ से 2 कक्षीय आवासीय गड्ढा भी मिला, यानी कि 2 रूम भी होते थे। ऐसे साक्ष्य भी हमें बुर्जोम से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 7वां क्वेश्चन है हमारा कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन को गौर किया होगा जिसको हमने डिस्क्राइब किया, तो उसमें आपका लिखैया था। कहाँ पे था आपका ये, मिर्जापुर, यूपी। ठीक है, लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। विंध्य क्षेत्र में स्थित है, ये विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल हमें मिले लगभग 27, ठीक है, अप्रॉक्स 27 हमें मानव कंकाल मिले हैं। घगरिया के बारे में आपको हमने बताया है कि ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड। ठीक है, फूलों की घाटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, चमोली जिले में, ठीक है, स्थित है। मुरहाना पहाड़, बगईखोर, ये भी आसपास यूपी के ही है। और ये जो है कि विंध्य क्षेत्र के आसपास के ही है। और यहाँ से हमें बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ऊपरी विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 50 से अधिक मध्यपाषाण काल स्थल है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र वहाँ से बहुत सारे मध्यपाषाणिक स्थल है और बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें देखिए बहुत सारे स्थल के नाम है। जैसे मुरहाना हो गया, बगईखोर आपका है, कुंडीडी, मझगवां, महली, लूना माटी। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लीजिएगा, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, वेर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैन, कहाँ पे है। इसका ऑप्शन आपका गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में स्थित है। पहले ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था ये दिल्ली में आगे इसको शुरू किया गया था और फिर बाद में इसे भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था और फिर बाद में इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। और देखेंगे तो जब ये बना था तो उस टाइम का सबसे बड़ा संग्रहालय था और अब इसके बाद ओसाका सबसे बड़ा संग्रहालय हो गया। ठीक है, ओसाका सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 200 एकड़ के क्षेत्र में है और 18 मई को यहाँ पे विश्व संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को इसको 1977 को संग्रहालय को दिल्ली से इसका काम शुरू हुआ था, इसे फिर बाद में भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी, आपको हमने बताया कि इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ठीक है, आप लोग डिटेल से इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। ताम्रशंख या फिर ताम्रपाषाण काल का है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसमें है कि कॉपर एज में, यानी कि ताम्रपाषाणिक काल में जब महाराष्ट्र में जो लोग डेड हो जाते थे उनको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में रख के दफनाया जाता था। तो इसमें आपका क्वेश्चन में आंसर है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर से दक्षिण है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि कहाँ, किस साइड के लोग यानी फिर किस स्थल के लोग कैसे शव को दफनाते थे। तो आपको हमने इससे पहले ही बताया था कि कुछ लोग जो है कि पैरों को मोड़ के दफनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो देखेंगे इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। तो महाराष्ट्र में जो देखा गया है कि बहुत सारे शवों को जो है कि जो वयस्क शव थे उनके पैरों को काट कर, ठीक है, पैरों को काट कर दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर बच्चों को देखें तो उनके लिए कलश सावधान का साक्ष्य मिला, बच्चों के लिए कलश सावधान था। ठीक है, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में जो है कि जोरवे संस्कृति है,
महाराष्ट्र में हमें जोरवे संस्कृति प्राप्त होती है, जो काफ़ी बृहद स्थल पे जोरवे एक स्थान है, उसी के नाम पे इससे इस संस्कृति का नाम पड़ गया जोरवे संस्कृति। इसमें और भी महाराष्ट्र के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे इनाम गाँव हो गए, ये ताम पाषाणिक स्थल है और यहाँ से काफ़ी सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र के दक्कन में ताम्रपाषाणिक संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा गया है, यानी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो तांबे का जो एज था वहाँ पे जहाँ पे तांबे के साक्ष्य मिले थे, उस संस्कृति को जिस स्थान पे ये बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं उसी के नाम पे इस संस्कृति का नाम रख दिया गया है। और इस संस्कृति की खोज एम.एन. देश पांडे ने की थी। बाकी आप लोग इसे जो है कि रीड कर लीजिएगा, ये इंग्लिश में है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो आपका है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब देखिए आपको कभी कभी जो है कि टर्म्स को भी हमेशा समझना पड़ेगा। बृहद मतलब बड़ा होता है, महा मतलब भी बड़ा होता है, और यहाँ पे इंग्लिश में तो बिल्कुल लीजिए मेगालिथिक ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो कभी कभी टर्म्स भी चेंज कर देता है। बृहद पाषाण कहे या फिर बृहद पाषाण कहे आप या फिर महापाषाण कहे, दोनों बात सेम है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस लिए, तो सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर कोई नहीं। तो आपको हमने बताया कि जो महापाषाण संस्कृति साउथ में इसे पाया गया है। ठीक है, साउथ में, दक्षिण में मिला है ये चीज़। और इसका जो यूज होता है बृहद पाषाण काल में, बड़े बड़े पत्थर, कभी देखेंगे कि पत्थरों के अंदर उन्हें दफनाया जाता था, कभी चौकाकार, कभी गोलाकार, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं महापाषाण संस्कृति। उसमें ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसका यूज करते थे, यानी पाषाणों को दफनाने के लिए यूज किया गया है इस संस्कृति में। ठीक है, इसे आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा। इसकी दो संस्कृति में मतलब दो विशेषताएं हैं। इस संस्कृति में पाषाण के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ जो साउथ में आप लोग देखेंगे तो साउथ में आपका स्टोन एंड कॉपर दोनों साथ साथ चला है। ठीक है, दोनों एक ही साथ चला है। तो जो है स्टोन एंड कॉपर दोनों साथ साथ चला है, तो यहाँ पे पाषाणों के साथ ही लोहे का यूज होने लगा था। पहले ही साउथ में पहले ही आ गई थी, जो नॉर्थ में जो है कि कॉपर एज बाद में आया था, लेकिन साउथ में दोनों से साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पे काला एवं लाल कृष्ण लोहित भी कहते हैं। मृदभांडों के उद्भव से इसका संयुक्त होना, ये भी एक विशेषता है। और आपको हमने बताया कि मेगा का मतलब होता है बड़ा, या फिर महा का मतलब बड़ा होता है, और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, यानी लिथोस का मतलब पत्थर होता है। तो इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं, बड़े पत्थरों का यूज होता था, इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। इसको जो है कि खोज वी.डी. कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में काफ़ी मतलब विस्तार से इसकी खोज की गई, और कर्नल मिडोज टेलर, ठीक, कर्नल मिडोज टेलर ने इनका उत्खनन किया था, एक्सकवेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। आपको ऑप्शन इसमें देख रहे होंगे। इसके सबसे फेमस जो है, अगर हिस्टोरियंस की बात करें, एच.डी. संतालिया, हसमुख लाल धीरज, ठीक है, हसमुख धीरज लाल, हसमुख धीरज लाल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने देखेंगे कि दक्कन और पाषाण काल की भी खोज की थी। तो इन्होंने ही जो है कि नौदा टोली का खोज किया था। और इन्होंने देखेंगे साउथ में पूरा पाषाण काल की, दक्षिण में पूरा पाषाण काल की भी खोज की है, पूरा पाषाण काल की खोज की है। वीर वांकर आपको बताया कि भीमबेटका की खोज की है इन्होंने, भीमबेटका की। और मार्टिन भीमबेटका, ठीक है, मार्टिन व्हीलर एक विदेशी है, और ये भी एक पुरातत्वविद है। इन्होंने 1946 में, देखेंगे 1926 में आपका जो है कि माधुसर वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की थी। वही 1946 में व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की थी, जब हड़प्पा की खोज हुई उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन है। नर्मदा टोली कहाँ है, आपका एमपी के खरगोन जिले में पड़ता है, और नर्मदा नदी के दक्षिणी तरफ पे स्थित है। इसका उत्खनन आपको हमने बताया एच.डी. संकालिया ने किया था। और यह इस महाद्वीप का सबसे मतलब विस्तार से किया हुआ उत्खनन स्थल, और ये एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। और नर्मदा टोली मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और इस संस्कृति का सबसे सबसे पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है, ये मालवा संस्कृति के तहत आता है जो आपका नर्मदा टोली है। और सबसे बड़ी जो है कि खोजा हुआ अभी तक का स्थल नौदा टोली, जो कि एमपी में पड़ता है। यहाँ से लगभग सभी तरह के अनाज, यह एक ऐसा पहला स्थल है जहाँ से सभी प्रकार के अनाज मिले हैं, और किसी भी जो कि कॉपर एज साइट से
ऐसे इतने सारे अनाज नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका है कि पुरातात्विक स्रोत प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? आर्कोलॉजिकल सोर्स आर द बेस्ट वे टू स्टडी एंशिएंट कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन है आर्काइव्स है, न्यूमिस्मेटिक्स है, एक्सकवेशन है, बेसिक आता है। तो इसका सबसे जो इसका आंसर है पुरालेख से। तो हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। पुरालेख क्या होता है? पुरालेखों का अध्ययन करते हैं। इसको पुरालेखों का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं? इसके लिए थर्ड टर्म होता है पैलियोग्राफी। ठीक है, पैलियोग्राफी। पुरालेखों के अध्ययन को हम लोग पैलियोग्राफी या फिर पुरालेख शास्त्र भी बोलते हैं। पूरा लेख शास्त्र। इसमें हम लोग शिलाओं, चट्टानों पे जो भी हमें लिखा हुआ चीज़ मिलता है, जैसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शन हो गए, शिलालेख हो गए, तो उनका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक, और इसको जो अध्ययन करता है उसे पुरालेख शास्त्री कहते हैं। मुद्रा शास्त्र देखेंगे, इसमें सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन होता है। उत्खनन के द्वारा भी हम लोग जो है कि उत्खनन करते हैं, चीज़ों को प्राप्त करते हैं, फिर उनकी कार्बन डेटिंग और भी बहुत सारे तरीके से उनके एज का निर्धारण करते हैं, उनके कल्चर के बारे में पता करते हैं। तो ये सारे पुरातात्विक स्रोतों के पुरातात्विक पुरातात्विक द्वारा संस्कृति का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें देखेंगे उत्खनन भी दो तरीके से होता है, एक लंबवत होता है, ठीक, और एक क्षैतिज होता है। इसके भी अलग अलग जो है कि फीचर्स है कि ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसका जो सही आंसर है ये विदेशी खाता है, इससे हमें जो है कि ये हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्खनन के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? ठीक, तो यह क्षैतिज हो सकता है, या लंबवत हो सकता है, दोनों हो सकता है, ना तो ए ना तो बी। इसका आंसर है सी, मतलब उत्खनन क्षैतिज और लंबवत दोनों होता है। ठीक है, जब हम लोग क्षैतिज उत्खनन करते हैं, जब आप ऐसे उत्खनन करेंगे तो इसके विस्तार से चर्चा करने के लिए होता है। इसकी जो है कि चीज़ों को जानने के लिए, कल्चर को जानने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप लंबवत उत्खनन करेंगे तो इसके काल निर्धारण के लिए हम लोग करते हैं कि कितना पुराना है। ठीक है, तो ये ऐसे है उत्खनन का। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरालेख या फिर द आर्काइव्स। आर्काइव क्या है? तो पुरालेख क्या है या फिर पुरालेख शास्त्र क्या है, आपको हमने बताया था। ये क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। ठीक है, पैलियोग्राफी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पैलियोग्राफी क्या होता है, या फिर शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो क्या है? पुरालेख शास्त्र। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में चैत्य विहारों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, और सभी लोग इसे कमेंट में हमें इसका आंसर देंगे। कमेंट में आप लोग इसका आंसर हमें देंगे, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। और इससे पहले हम लोग देखेंगे जो इससे पहले का जो हमने PYQ सेशन किया, उसमें कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था। उसका आपका आंसर होगा लिवेंट कंपनी। ठीक, जो पहली कंपनी आई थी वो लिवेंट कंपनी थी, और इसी को ही सबसे पहला अधिकार मिला था, और ये स्थल मार्ग से आई थी। ठीक है, स्थल मार्ग से व्यापार के लिए सबसे पहला जो है कि फर्स्ट अधिकार पत्र किसे मिला था? तो लिवेंट कंपनी को मिला था। उसके बाद देखेंगे एलिजाबेथ ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो ये लिवेंट कंपनी है। तो ये आज हमारा आज का PYQ सेशन है, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, और इस बार के सेशन में आपको हमने डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आज का हमारा PYQ सेशन था। आशा करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। तो ऐसे BHU वालों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।